Hello students, welcome back. Welcome to the part 10 of chapter 9 coordination compound class 12. तो पिछले पार्ट 9 के अंदर हमने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कराया था। उसके अंदर हमने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो एजप्शंस होते हैं उनके बारे में बताया था। ठीक है, अगर वो एजप्शंस आपको पता है तो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मीन्स अगर आपके पास कोई क्या आ जाता है, अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उसको आपको चाहे वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है, और आपसे पूछा जाता है कि भाई ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बताना है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग उसमें हाइब्रिडाइजेशन भी आपको बताना है। तो हमने सॉरी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार के अकॉर्डिंग जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है उसमें आपको बताया था कि भाई 4 एंड 6, मोस्टली 4 और 6 ही होते हैं। तो 4 के लिए आपके पास दो होते हैं, एक डी sp2 हो सकता है या sp3 हो सकता है, और 6 के लिए आपके पास d2sp3 हो सकता है या sp3d2 हो सकता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो के अंदर हम कुछ एग्जाम्पल कर रहे थे। ठीक है, और इस थ्योरी के बेस पर ही जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, वहां पर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल दिखाते हैं, तो आप यहाँ पर पैरामैग्नेटिक एंड डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस भी बता सकते हैं। पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमने आपको एक एग्जांपल हम बताते हैं, यहाँ पर COF6 3 नेगेटिव। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है सम कॉमन टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कि भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी। कैसे आएगी वो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जो हमने पार्ट 3 एंड 2 बनाए हैं उसके अंदर हमने दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको पता है कोबाल्ट कितना होता है, 27 होता है, और इसमें आर्गन 4s2 3d7 होता है। ठीक है, यही होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अब आपके पास क्या है, सॉरी CO3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक दो यहाँ से और एक यहाँ से, तो आपके पास आएगा Ar3d6, दैट इज, ठीक है, Ar3d6 आ गया। तो इस 3d6 को आप बताएंगे ऑर्बिटल की फॉर्म में दिखाएंगे कि भाई Cr3 पॉजिटिव को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 3d 4s, सॉरी 4s इसके अंदर वैकेंट है और 4p भी इसके अंदर वैकेंट है और 4d भी, दैट इज 4s एंड दैट इज 4p। ठीक है, यहाँ पर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पर पहले सभी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल, देन इट विल बी पेयरिंग। बट here is a fluorine as a ligand in this element in this complex. So fluorine is a, फ्लोरीन के लिए मैंने बताया था फ्लोरीन, वाटर और Cl इनके लिए पेयरिंग नहीं होती है, लेकिन अगर आपके पास NO2 है, En है, Cn है, CO है और NH3 है, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, ये पेयरिंग क्यों होती है वो हम बाद में बताएंगे आपको। और यहाँ पर नो पेयरिंग। ठीक है, एक ये आप जनरलाइजेशन लिख लीजिए, अगर आपको बाकी चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो यहाँ पर आपके पास फ्लोरीन है तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। तो अब आप फ्लोरीन से एक एक क्या आ रहा है, यहाँ पर लोन पेयर आ रहा है, तो क्या होगा, Cr3 पॉजिटिव इन cobalt F6 3 negative, then it will be like this, that is 3d 4s, that is ये F से आया है,
दैट इज 4p। ये आपके पास सभी ऑर्बिटल भर जाएंगे, ये भी एफ से आए हैं, ये भी एफ से आए हैं, ये भी एफ से आए हैं, और यहाँ पर आपका आएगा 4d। देन इट इज यहाँ पर दो और यहाँ पर दो, क्योंकि इसमें क्या है टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6x आपके कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन आएगा वो इनकी वजह से आएगा। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन है वो क्या आएगा, sp3d2। ठीक है, और बाकी जो पिछली क्लास के अंदर हमने आपको बताए थे, जैसे आपके पास क्या था, आपके पास एक और एग्जांपल था, कौन सा, हाँ ये था FeCN6 3 नेगेटिव। इसके अंदर क्या था, ये था D2sp3। ठीक है, तो किसी किसी के अंदर तो क्या होता है, आउटर सेल के d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं और किसी के अंदर इनर d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। और यही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एजप्शन में था कि भाई जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर इनर और आउटर में से कोई भी d ऑर्बिटल यूज हो सकते हैं। ठीक है, और जो वैकेंट d ऑर्बिटल है वो सेंट्रल मेटल आयन ही प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और जितने वो ऑर्बिटल प्रोवाइड करा है वो उसकी क्या हो जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाती है। ठीक है, और वैकेंट d ऑर्बिटल फील्ड लिगेंड के पास जिस ऑर्बिटल में लोन पेयर होते हैं उसके साथ ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये आपके कुछ एजप्शंस थे। ठीक है, और जो लिगेंड होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़े हुए रहते हैं, उसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिड होकर कुछ ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो डेफिनेट ज्योमेट्री देते हैं, और वही ज्योमेट्री किसकी होती है, कॉम्प्लेक्स की होती है। ठीक है, और जब हम इनकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऑन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, we can find out whether a complex is magnetic और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ठीक है, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ कि वेदर ए डी आउटर डी ऑर्बिटल और इनर डी ऑर्बिटल विल बी यूज्ड इन द कॉम्प्लेक्स और इन द हाइब्रिडेशन। देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, या आप कह सकते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्सेस को दो टाइप में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके पास दो तरीके के ऑर्बिटल हैं, एक है आपके इनर एंड आउटर, इनर कॉम्प्लेक्सेस, इनर एंड आउटर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर इनर और आउटर और कॉम्प्लेक्सेस के अदर भी नेम्स हैं, लेकिन हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आपको यहीं पर फोकस रखना है। ठीक है, ये नहीं है कि आप इधर उधर देखें। ठीक है, तो इनर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, इनर ऑर्बिटल, सॉरी ऑर्बिटल तो इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सेस आपके किसके बेस पर आए थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, the complexes in which if there is a involvement of inner d orbital in the hybridization or in the formation of coordinate with the ligand is called those complexes are called inner orbital complexes। ठीक है, तो अगर इनर डी ऑर्बिटल के यूज से कोई भी हाइब्रिडेशन होता है या उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तभी आपके बनते हैं जहां पर पेयरिंग हो जाती है, और जहां पर ऑर्बिटल की पेयरिंग हो जाती है डी ऑर्बिटल के अंदर उसको बोलते हैं हम लो स्पिन। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कब आते हैं, जब आपका क्या होता है, जो तो ये आपको याद रखना है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी बोल सकते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ लिगेंड। तो अब इफेक्ट ऑफ लिगेंड की वजह से पेयरिंग होती है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि भाई लिगेंड कौन सा है, क्या इसको बोलेंगे। तो इसमें ये क्या आ गया, एक लिमिटेशन आ गया, फीडबैक आ गया, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कर लेते हैं। ठीक है, और उसको मैं दोनों में बताऊंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए भी और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस।
तो अभी हमने आपको बताया ये चीजें आपको लिखनी है, कहाँ पर पेयरिंग होगी और कहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो जहाँ पर पेयरिंग हो जाती है वहाँ पर हम बोलते हैं उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस या लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, और जो पेयरिंग होती है इट इज बिकॉज ऑफ द लिगेंड, लिगेंड इफेक्ट की वजह से वो पेयरिंग होती है, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। इसीलिए इसमें क्या आ जाता है, एक फीडबैक आ जाती है, लिमिटेशन आ जाती है, जिसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में दूर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर पहले हम बात करेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। if there is involvement या there is use of inner d orbitals in the hybridization of the complex, then this type of complexes this type of complexes are called inner orbital complexes. ओके, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस इनको बोला जाता है अगर वहां पर क्या हो जाता है, इनर डी ऑर्बिटल यूज होते हैं। ठीक है, और देयर विल बी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर डी ऑर्बिटल्स। जो इनर डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इनर डी ऑर्बिटल के अंदर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। दे आर आल्सो कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस इसलिए बोला जाता है उनको क्योंकि वहां पर क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, इसका एग्जांपल है जैसे आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का लेते हैं हम। पहले आप ये समझ लो बस कि भाई ये तो हो गया आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। फिर मैं आपको एग्जांपल दोनों तरीके से बताऊंगा। ठीक है, पहले इनर और आउटर ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्सेस इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, फिर इनर एंड आउटर ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्सेस इन, हाँ वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर हमेशा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सॉरी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इसमें आपको कुछ भी चीज़ ये नहीं है कि भाई आप इसमें चेंज कर सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, वो हमेशा आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, तो ये अभी आगे जाके आपको पता चलेगा कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको दिया था तो को अभी okay, let's start for
हाँ, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की हम बात कर रहे थे, तो इसके अंदर क्या होता है, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ outer d orbitals in hybridization, and there will be no pairing of electron in outer d orbitals. ओके, जो आपके आउटर डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर कोई भी पेयरिंग नहीं होती है, एंड सो दे आर आल्सो कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या होते हैं, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या होता था, पेयरिंग हो जाती है, इसलिए वहां पर लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये आपको याद रखना है. और यहां पर क्या होता है, मैक्सिमम, या आप लिख लो हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए. तो पहले हम बात करेंगे लो स्पिन, देन वी विल टॉक अबाउट द हाई स्पिन. ठीक है, सॉरी, इनर ऑर्बिटल एंड देन आउटर ऑर्बिटल. ठीक है, तो इनर के लिए आप पहले कर चुके हैं, या मैं एक और कर लेता हूं. ठीक है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा. तो आइए देखते हैं. ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसमें मैं आपको पहले भी एग्जांपल करा चुका हूं. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए आपको करना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और पहले हम करेंगे हाई स्पिन, सॉरी, लो स्पिन. लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का क्या नाम है दूसरा, इनर ऑर्बिटल. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज होते हैं, n-1 वाले. ठीक है, तो जैसे आपके पास है CO NH3 3 पॉजिटिव, देन यू नो दैट CO इज इक्वल टू क्या होता है, AR 4s2 3d7 होता है. लेकिन क्या होता है, CO3 पॉजिटिव क्या होता है, CO3 पॉजिटिव इज इक्वल टू AR 3d6. 3d6 पहले 4s के जाएंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं ना, तो 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है, तो हम बात करेंगे, इसको ऑर्बिटल फॉर्म में लिखते हैं हम, बॉक्स नोटेशन. तो ये आ जाता है आपके पास, यहाँ पर 3D में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके 6 आ जाते हैं. ठीक है, हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, ये आपके पास 4s और ये आपके पास 4p which are vacant. Now we will talk about the CO3 positive in CO NH3 6 3 पॉजिटिव. तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जब NH3 CO3 पॉजिटिव जब NH3 के साथ कंबाइन करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी. तो ये तो पेयरिंग हो गई आपकी इन वाले इलेक्ट्रॉन्स की, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए. लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ये आपके NH3 की वजह से आएंगे. ठीक है, तो ये आपका हो गया 3D, और ये 4s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये भी आपके NH3 की वजह से हैं. और यहाँ पर भी आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दो दो की पेयर में 4p के अंदर, तो ये भी आपके NH3 की वजह से होगी. ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि इनर ऑर्बिटल यूज हुए हैं, तो दैट इज D2sp3 एंड इट इज लो स्पिन. ठीक है, लो स्पिन है एंड इट इज डाईमैग्नेटिक. ठीक है भाई, आई बात समझ में. और अगर हम क्या करते हैं, ये तो आपका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में लो स्पिन या इनर ऑर्बिटल. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए
अगर आप क्या करते हैं हाई स्पिन या आप कह दो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, तो कैसे निकालेंगे? आपके पास एग्जांपल है COF6, या इसके लिए हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज FeCN6 3 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन हो गया आपका 3 पॉजिटिव फॉर्म में। तो आपको पता है कि भाई जो Fe होता है वो 26 होता है, दैट इज Ar4s2 3d6, लेकिन जो Fe3 पॉजिटिव है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये आ जाएगा Ar3d5, दैट इज 2 इसमें से और 1 इसमें से। तो Fe3 पॉजिटिव को अगर हम क्या करते हैं ऑर्बिटल फॉर्म में लिखते हैं, तो आपके पास डी में क्या होगा, 3D में सभी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो जो आपके पास Cn है, सॉरी फिर से मैं आपका ये आउटर वाला लेना है ना, तो आप इसमें वाटर लिख लो। ठीक है भाई, वाटर लिखो आप यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास 4s हो गया, ये आपके पास 4p हो गया, दिस आर वैकेंट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द Fe3 पॉजिटिव इन FeH2O 6 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या है, वाटर इतना पावरफुल लिगेंड नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। तो कोई भी पेयरिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ठीक है, ये फिल हो जाएंगे 4D, ये 4P, ये फिल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास 4s और ये 3D। तो ये वाटर से आया है, ये वाटर से आया है, ये वाटर से आया है, ये भी वाटर से आया है, ये भी वाटर से, और ये भी वाटर मॉलिक्यूल से। तो ये आपके पास आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज sp3d2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाई स्पिन हो गया, हाई स्पिन हो गया, एंड इट इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अगर आपको आ जाता है कि भाई Fe3 पॉजिटिव में आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडेशन निकालना है, या आपको इसमें लो स्पिन या हाई स्पिन दिखाना है ऑर्बिटल फॉर्म में, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्या आ जाता है आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल के एग्जांपल आ जाते हैं, तब आपको ये बताना है। लेकिन जो आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर में सभी जो आपके क्या होते हैं, सभी कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, हाई स्पिन होते हैं। हाई स्पिन, या आप कह सकते हो कि क्या होते हैं वो आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल, और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर क्या होता है, इसमें आप कह सकते हैं कि क्या होता है, बहुत कम केसेस में ये इनर डी ऑर्बिटल होता है। उसका एक एग्जांपल है बस NiCN4 2 नेगेटिव, ये आपका इनर होता है, बाकी सभी जो होते हैं वो आउटर ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी हम एग्जांपल करके देखते हैं। ये एक एग्जांपल है, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए क्या होता है, जो आपके पास NiCN4 2 नेगेटिव है, तो आपको पता है इसमें Ni2 पॉजिटिव है, तो Ni2 पॉजिटिव के लिए क्या होगा, इट इज 3D8 होगा। तो Ni2 पॉजिटिव को क्या लिख सकते हैं हम, तो ये आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया और ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब Ni2 पॉजिटिव को हम इन NiCN का 4 2 नेगेटिव में लिखते हैं, तो ये आपको बताता है कि भाई यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पेयरिंग हो जाती है अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और यहाँ पर जो आता है ये किसकी वजह से आता है, तो ये आपका जो आता है 4s 4p एंड 3d एंड 3d, ये आपका Cn आ गया, ये Cn की वजह से, ये Cn की वजह से, ये Cn की वजह से, तो ये हो जाता है आपका
DsP2, और जब DsP2 होता है तो इसकी स्ट्रक्चर होते हैं स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो यहाँ पर जब पेयरिंग हो गई तो इसको क्या बोलेंगे हम, इनर ऑर्बिटल। ठीक है, इनर ऑर्बिटल एंड लो स्पिन। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास क्या है, आपके पास NiCl4 2 नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या आता है, ये sp3 आ जाता है, यहाँ पर कोई भी पेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो वो आपको करना है। तो ये हमारी तरफ से क्या होता है, ये आपके खत्म हो जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, इट गिव्स ओनली क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, मतलब क्वालिटेटिव है, जैसे हमने पढ़ा है क्वालिटी बेस्ड, ये कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है कि भाई हम कुछ चीज कैलकुलेट करें कि भाई कौन सा लिगेंड आपकी पेयरिंग करेगा नहीं करेगा। ठीक है, तो लिमिटेशन हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आपको बताएंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपके लिमिटेशंस आपको लिखने हैं। तो लिमिटेशंस में आ जाता है कि ओनली क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन, नॉट क्वांटिटेटिव। ठीक है, नॉट क्वांटिटेटिव, दैट इज फर्स्ट। सेकंड आपके पास आ जाता है कि भाई मैग्नेटिक बिहेवियर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर इन डिटेल। ठीक है, डिटेल में कोई मैग्नेटिक बिहेवियर इन्होंने किया ही नहीं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्सेस इन्होंने पैरामैग्नेटिक बताए थे वो आगे जाके डायमैग्नेटिक, या जो डायमैग्नेटिक बताए थे वो पैरामैग्नेटिक प्रूफ हुए हैं। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, और इट डज नॉट एक्सप्लेन द नॉट एबल टू एक्सप्लेन कलर्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, या आप कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का मतलब होता है कलर से ही है कि भाई ये कलर को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। नेक्स्ट आपके पास आता है इट डज नॉट टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी, नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। ठीक है, जैसे वर्नर थ्योरी में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे कि भाई हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताता है, मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बताता है। ठीक है, और नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। इस तरीके से यहाँ पर भी आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत सारे लिमिटेशन आ जाते हैं कि भाई ये सिर्फ क्वालिटेटिव बताता है, क्वांटिटेटिव कुछ नहीं बताते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया इन्होंने। जो कलर या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में कुछ नहीं बताया, और जो स्टेबिलिटी होती है अलग अलग कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी अलग अलग क्यों है ये भी इन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो ये सारे चार इसके अंदर क्या हो गए हैं, लिमिटेशंस हो गए हैं, जिनको हमने CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर दूर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू, and stay at home, stay safe, and keep studying.